First of all, Aryaman, congratulations on qualifying the UGC NET exam, and as well as you have qualified not only NET but JRF as well, है ना? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस, इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है अभी क्वालिफाई करके, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस एग्जाम, इसको क्वालिफाई करने के बाद कैसा फीलिंग है आपका? थैंक यू वेरी वेरी मच सर। तो क्वालिफाई करने के बाद वही सर काफ़ी रिलीफ है। अपन ने तो Okay. पहले डिसाइड कर रखा था कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आगे जाके ओके रिसर्च या और अदर थिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे। जी बट अभी जब एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो एक मेजर स्टेप था बीच में, वो पास कर चुके हैं, तो मेजर रिलीफ मिल चुका है यहाँ पे। अब जी एटलीस्ट नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर सकते हैं। ओके। सो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है एज अ मेंटर, राइट, कि आपने क्वालिफाई किया है। और आप एक फ्रेशर थे जब मेरे से भी जुड़े थे आप, मुझे याद है लास्ट ईयर। सो दैट टाइम यू वर फ्रेशर एंड यू वर कंफ्यूज बिटवीन थिंग्स कि सर मैं क्या करूं। आप एक माउंटेनियरिंग का कोर्स के बारे में सोच रहे थे, आई थिंक फ्रॉम उत्तराखंड। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट टाइम ऑन द फर्स्ट कॉल, मुझे भी वो कॉल याद है, हमने काफी लंबी बात करी थी और उसके बाद आपने एक टाइम लिया, देन यू केम टू मी, फिर हमने चीजें फिर से शुरू करी। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। चलो अब आर्यमान, मुझे अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में, और किस तरीके से आपने नेट की प्रिपरेशन करी। पहले तो अपने बैकग्राउंड के बारे में मुझे बताइए कि आप कहाँ से हो, आप आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, तो वो फैमिली एंड ऑल जो आपको लगता है वो बताइए हमें। सर मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सभी लोगों ने चंबल रीजन के बारे में सुना हुआ है, तो Yes, बिल्कुल yes. मैं चंबल रीजन से बिलोंग करता हूँ। ओके फाइन, और ग्रेट। बाकी जो मेरा स्कूल एजुकेशन की बात की जाए तो +2 मेरा जो है साइंस बैकग्राउंड से रहा हुआ है। ओके बट ये है कि इस समय मेरे फादर ट्रैवल एजेंसी में वर्क करते रहे, वर्क किया हुआ है। प्लस ग्वालियर है, ग्वालियर में ITTM मौजूद है, सभी को इस बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म से मैं पहले से थोड़ा बहुत तो जुड़ा हुआ हूँ। मतलब बचपन से कह सकते हैं फिर तो। बिल्कुल फैमिली के साथ ट्रैवल करना, फादर के साथ ट्रैवल करना, ITTM का घर के पास में होना। तो +2 में डिसाइड कर लिया था मुझको टूरिज्म में जाना है। और ग्रेजुएशन में मैंने डिसाइड कर लिया मैं रिसर्च या टूरिज्म में आगे प्रोसीड करूंगा। और एक्सपीरियंस भी जब से बनता गया, मैं ट्रैवल एजेंसी में वर्क किया, वीजा वर्क किया, प्रॉपर्टी मैनेजर भी वर्क किया। तो अभी मैं उसी में आगे प्रोसीड कर रहा हूँ विद UGC नेट एंड आगे PhD ऑल्सो। ओके, तो आपके फैमिली में आपके फादर थे जो जिनकी वजह से जो है आप, हम कह सकते हैं कि ज्यादा मोटिवेट हुए टूरिज्म फील्ड में आने को, राइट। और एक्सपोजर आपका पहले से ही रहा होगा, इट मींस बचपन से ही आपने ट्रैवल किया है, तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज तो आ ही जाती है, राइट। एंड सेकेंडली, जैसा मैं +2 आपने कहा आर्ट्स में करा है, राइट, आर्ट्स सब्जेक्ट में करा है, साइंस बैकग्राउंड, साइंस में करा है, इन विच मेडिकल और नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल। ओके, सो आपको पेपर 1 में हेल्प हुआ है फिर, राइट, उस चीज का कहीं ना कहीं, राइट। दैट इज परफेक्ट, बिकॉज मेरा भी एकेडमिक सेम ही है फिर आपकी तरह ही, आई एम आल्सो +2 नॉन मेडिकल साइंसेज। तो पेपर 1 का एज तो रहता है, जब मेरा भी एग्जाम मैंने भी क्रैक किया तो डेफिनेटली वो एज हमेशा रहा। मैंने अपना पेपर 1 पे जो अपना DI वगैरह रहता है उतना मुझे पढ़ना नहीं पड़ा, राइट। ओके, सो बैचलर आपने करा है IITTM ग्वालियर से, आपके घर के काफी पास पड़ता है, मतलब इन कितने किलोमीटर्स में है आपके, नियर बाई है काफी, या मतलब सराउंडिंग कितना, बहुत ही नजदीक है? विथिन 500 मीटर। ओह दैट्स ग्रेट, तो एक मोटिवेशन वहां से भी आता है, ग्रेट। एंड थर्डली यू सेड, अब मास्टर्स के बारे में नहीं आपने बताया, मास्टर्स आपने जो जितना मुझे पता है यू आर परस्यूइंग इट, राइट, हमने मुझे यही बताया था पहले भी। हाँ जी मैम। अभी आप मास्टर्स कर रहे हो, राइट, फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट? मास्टर्स में विक्रांत यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रहा हूँ, एक लोकल यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, रिसेंटली ओपन हुई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? जी प्राइवेट, ओके फाइन। तो यहाँ से तो अभी आपको कितना टाइम हो गया है अपने मास्टर्स के अंदर? जस्ट मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जनवरी मंथ में कंप्लीट हुआ है, जस्ट 1 मंथ बिफोर। जनवरी में कंप्लीट हुआ और तुमने फरवरी में क्रैक कर लिया, राइट? जी हाँ, दैट्स ग्रेट है ना। अभी 3 सेमेस्टर्स और बचे हैं एंड यू नो कि विद इन 2 इयर्स वी हैव टू कंप्लीट। अभी तो 2 इयर्स का मतलब क्या है, 1.5 साल है आपके पास, तो आपको उसके अंदर अपना मतलब ये है कि आपको उससे पहले जो अपने PhD एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, राइट, ताकि आप अपनी जो JRF पे स्कॉलरशिप मिलती है, स्टाइपेंड मिलते हैं, वो आपको मिलने शुरू हो जाए, राइट। एंड आपका JRF के बाद SRF भी हो जाएगा, राइट।
तो वो क्योंकि वो आपका चेक करते हैं आपका जो रिसर्च वर्क होता है 3 साल के अंदर किस तरह का रहा है, उसके बेसिस पे ही वो फिर एसआरआर यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप पे कन्वर्ट की जाती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, राइट? सो दैट्स ग्रेट आपकी एकेडमिक जर्नी। एंड आप स्टूडेंट कैसे रहे हैं पढ़ाई, अगर पहले की बात करूं ग्रेजुएशन में या प्लस टू में होता है ना मीडियम लेवल के, या किस तरह के रहे हैं, मतलब टॉपर ऑफ द क्लास के, किस तरह का आपका रहा है एकेडमिक जर्नी? बोलो ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं आपके? ग्रेजुएशन में सर बोल सकते हैं हमेशा से सर मेरे एवरेज मार्क्स रहे हैं। आप प्लस टू की बात करें चाहे मेरा 10th बोर्ड्स की बात करें, हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं, मैं ऑन एन एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। बोल सकते हैं 70 to 80% सेम मेरे मार्क्स ग्रेजुएशन में भी थे, सेम 12th में भी थे, सेम बोर्ड सेम ही रहे हैं। ओके फाइन। सो आगे बढ़ते हैं। एक तो और मोटिवेशन के बारे में एक क्वेश्चन मैंने नोट किया था कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज दिस एग्जाम, बट मेरा अब क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई जो टूरिज्म फील्ड डिसाइड आपने किया, ये भी आपने कहा कि पेरेंट्स से आया, फिर एक इन्वायरमेंट ऐसा था, आईआईटीएम आपके बिल्कुल ही दरवाजे पे है, तो आपका डेफिनेटली फोकस रहेगा, राइट? एक तो होता है कि इंस्टिंक्ट कहाँ से आपका, मेरा अभी क्वेश्चन मैंने थोड़ा इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कि भाई इंस्टिंक्ट कहाँ से आया कि भैया अब तो यही करना है? जैसे लास्ट ईयर यू वर बिट कंफ्यूज, जहाँ तक मुझे याद है, जब आपका बिल्कुल भी आप बैचलर ही कंप्लीट कर रहे थे दैट टाइम पे, जितना जब हमारी बात हुई थी, जी। देखिए मैंने जब प्लस टू कंप्लीट किया मैं साइंस से था और मैंने आईआईटी जेईई का एग्जाम भी दिया हुआ है। मैंने पहले तो भाई इंटरेस्ट था कि अपन, इंटरेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, डिसाइड फैमिली से भी बोला हुआ था, मैंने भी सोचा था कि आगे जाके इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, मैंने मैथ से किया हुआ है। ओके फाइन। अगर लेकिन ये था कि वो जो एक रहता ना केक मिल रही है या वो चीज नहीं थी, मतलब साइंस बैकग्राउंड में मुझको तो मजा नहीं आ रहा था। टूरिज्म में मैंने ट्रैवल भी किया हुआ था, जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, या जो चीज पढ़ने में मुझको इंटरेस्ट आ रहा था मैंने थोड़ा बहुत रीड आउट किया था ग्रेजुएशन परस्यू करने से पहले। तो वो चीज टूरिज्म में थी और मैंने कहा कि जो चीज में मुझको सही लग रही है मैं उसी में जाऊंगा, तो फिर प्रोसीड करते गए, मैं सेम एक्सपीरियंस बनता गया, प्लस एजुकेशन भी इसमें बढ़ती गई। ओके, उस तरीके से धीरे धीरे आपका इंस्टिंक्ट हो गया। अच्छा जेईई के लिए भी आप गए हैं तब? ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे अभी बात पता चली। दैट्स ग्रेट। तो कोचिंग वगैरह लिया था आपने उसके लिए कोई, या जस्ट? नहीं सर मैंने कोचिंग नहीं लिया था, जस्ट रैंडमली। ओके, सो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका जो प्रिपरेशन रहा है नेट का, वो किस तरह से आपने किया, क्या मेथड आपके रहे, कौन से रिसोर्सेज आपने यूज करें इस एग्जाम को तैयार करने के लिए? मतलब एक होता है ना प्रिपेयर, जो आपने एग्जाम किया अपना, इसके लिए तैयारी आपने कैसे करी और किस तरीके से वो करी? पहला क्वेश्चन यही है, किस तरीके से आपने अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो किन रिसोर्सेज से करी, कैसे आपने शुरू की? देखिए सर इसको मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करूंगा, एक पेपर 1 एंड पेपर 2, जैसा कि जीसी नेट का पेपर आता है। पेपर 2 का मैं पहले लेकर चलता हूँ। पहला जो कंटेंट है वोकेशनल पाठशाला जो प्रोवाइड कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टूरिज्म सेक्टर में मैं तो कहूँगा भाई पायनियर है आप, क्योंकि और जो कंटेंट जो यूट्यूब में अवेलेबल भी है बहुत लिमिटेड टॉपिक्स के लिए अवेलेबल है, और वो उस टॉप लेवल नॉलेज नहीं बोल सकते भाई जो एग्जाम को लेके चले, बट ये जो वोकेशनल से कंटेंट मिल रहा है नॉट यूनिट वाइज बट टॉपिक वाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। प्लस साथ में जो टेस्ट भी मिल रहा है, आप मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस अभी अपन कर रहे हैं, तो ये चीज काफी बेस्ट रहती है, और वो आप एक बार स्टडी कर लेते हैं तो बात रह जाती है फिर रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी की। इस तरह से पेपर 2 प्रिपेयर किया जा सकता है। थोड़ा बहुत आपको जिस डायरेक्शन में जिस भी टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको उसका 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए, उसका करंट में क्या अपडेट है और उसका हिस्ट्री के बारे में, मतलब एक तरह से को फॉलो ऑन उसको कवर करके चलना ही पड़ेगा। पेपर 1 की अगर मैं बाकी अब मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 के लिए मैं यूट्यूब तो सफिशिएंट है, मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक यूट्यूब पे मौजूद है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप उसके हैंड नोट प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर कंटेंट भी अवेलेबल है, प्रिंट आउट ले सकते हैं, जैसा भी आपके लिए इजी रहे वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको अपने स्ट्रॉन्ग या वीक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। फाइन। तो अगर मैं रिसोर्सेज में ना, चलो पेपर 1 की तो बुक्स हमारे पास है एंड आई आल्सो रेकमेंड टू माय स्टूडेंट, राइट? पेपर 2 की हमारे पास बुक्स मार्केट में उतनी नहीं है। मतलब मेरा अगर कोई भी स्टूडेंट होता है, मैं ग्रुप में देखता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, आपने भी देखा होगा, या हम भी जब क्लासेस लेते थे लाइव, तो ज्यादातर बच्चे जो फ्रेश होते हैं, जैसे आप भी एक फ्रेशर थे पहले, तो सबसे पहला डाउट होता है, मेरा भी शायद यही डाउट था जब पहली बार मैंने दिया था 19 के अंदर, राइट? 19 में तो पहला किताब क्या लूं, राइट? मैंने भी इजीली तब एक किताब अवेलेबल थी इंटरनेट से, अमेजोन से ऑर्डर कर दी, आ गई, राइट? बट दैट वाज
इनफ वो चीज एनालिसिस करना मेरे लिए भी टफ था। तो बुक के लेवल पे आपने क्या खरीदी थी वो किताब? हम मेंशन नहीं करेंगे नाम को यहाँ पे, राइट, क्योंकि वैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ, बट क्योंकि फिर हो जाता है कोई बोले कि अच्छी बुरी। तो कोई किताब आपने खरीदी थी स्पेसिफिकली, अगर मैं बोलूँ कि एक होता है गाइड या कुछ उस तरह का? देखिए मैंने वोकेशनल जो है वोकेशनल जो अक्टूबर में ज्वाइन किया था 2024 में, और उससे हाँ जी तो करीबन उससे 1.5 महीने पहले मैंने प्रिपरेशन करना चालू कर दिया था यूजीसी नेट के लिए। तो उस टाइम मैंने एमबीए में अपना एडमिशन लिया हुआ था, तो ऑन एडमिशन डे मैंने प्रिपरेशन करना चालू कर दिया था। लेकिन जो इनिशियल मंथ्स थे वो मुझको भी काफी दिक्कत हो रही थी। मैंने कुछ बुक्स परचेज की थी, प्लस जो सिलेबस मैंने जब उठा के देखा तो वो सिलेबस मैं वो डिफाइन नहीं करता आपको किसी चीज में कितना डीप में जाना है। मैं एक टॉपिक पढ़ने बैठता था, वो पढ़ते पढ़ते पूरा वीक निकल जाता था और समझ जाता था और इसको कितना स्टडी करना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, अब अगर आप गूगल सर्च करके भी देखेंगे हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, आपको नहीं पता चलेगा आपको कितना पढ़ना है। आप 5000 ईयर बैक सुमेरियंस तक भी जा सकते हैं और आप मेडिवल पीरियड में भी अटक सकते हैं। तो कितना पढ़ना है और कितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये चीज डिस्टिंग्विश करने में मेरे फ्रेशर के लिए तो काफी मुश्किल था। लेकिन बाद में आपने जो थोड़ा बहुत गाइड किया और मैंने थोड़ा बहुत पीवाईक्यू एनालाइज किया, तो धीरे धीरे आपको विद रूटीन समझ आने लगता है कि कितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, तो कोई किताब आपने खरीदी नहीं है, अगर मैं बोलूं कि यू डोंट हैव एनी बुक दैट यू परचेज्ड? मैंने एक पीवाईक्यू कहा था, तो इनिशियल में कोई खरीदी थी आपने? हाँ जी, इनिशियली मैंने कुछ बुक्स खरीदी थी, एक या दो की वो ही बुक ली थी, वो भी मैं सिर्फ परचेज की थी, स्टडी मैंने नहीं करी। सिर्फ उनको मुश्किल से उनका फर्स्ट यूनिट पढ़ा होगा मैंने। नाम क्या है उनके किताबों के, अगर हम नाम की बात करें दोनों किताबों के, बिकॉज नाम क्या है स्पेसिफिकली, किन टॉपिक्स पे आपने लिखी वो किताबें? एक टूरिज्म है, टूरिज्म बाय संपत कुमार जी है। ओके। सेकंड बुक थोड़ी बहुत आपकी हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली फॉर यूनिट 3। मैं भी रिकमेंड करता हूँ उसे, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ओके, दैट पीडीएफ भी आपने शेयर किया था, आई हैव दैट बुक। यूपीएससी की किताब है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, दैट इज स्पेसिफिकली रिटन फॉर द यूपीएससी। आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट बुक। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने में दिक्कत आ रही है, राइट, तो डेफिनेटली वो किताब आपको हेल्प करेगी। आपने पीडीएफ भी शेयर करी थी उस टाइम पे, हमने वो डाला भी था सब बच्चों को, राइट। वो हालांकि वो दैट वाज नॉट कंप्लीट, बिकॉज वो तो ऐसे कहीं से आपने लिए थे, कुछ पेजेस थे वो, राइट, किसी ने स्कैन किए होंगे। तो अगर ये रेकमेंड की जा सकती है किताब, बट ओनली फॉर यूनिट 3, या थोड़ा बहुत वो आगे पीछे आपको हेल्प करेगी। डेफिनेटली वो सही रिसोर्स आपने बताया, बिकॉज आई हैव दैट बुक, है ना। पर ये नहीं हम बोलते कि वो इसी एग्जाम की किताब है, स्मार्ट थोड़ा प्ले तो करना पड़ेगा, राइट। या मुझे भी अभी भी याद आ रहा है, यू वर द पर्सन जो रेकमेंड भी कर रहा था उसको, राइट। तो उसके बाद अगर मैं कहूँ तो यूवर जो चीजें मैंने बताई आपको, मतलब अगर नोट्स जो हमने प्रोवाइड करे या मैंने कैसे भी, बिकॉज वो हम अपलोड कर रहे थे तब यूनिट वाइज चीजें आपको, राइट, और जो मॉक थे वही आपका रिसोर्स रहा है और इंटरनेट रहा है। इसके अलावा यही चीजें रही होंगी, क्योंकि यूट्यूब पे तो कंटेंट उतना है भी नहीं। बिल्कुल सर, जो आपने कंटेंट पढ़ा है वो सफिशिएंट है। बस ये है कि अब आपको सेल्फ प्रिपेयर तो थोड़ा बहुत तो करके चलना ही पड़ेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज ये करंट अफेयर में भी आती है, आप उसके अपने हैंड नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यस, आई ऑलवेज सप्रेस। आपने देखा होगा, मैं हमेशा ये कहता था कि दौड़ना नहीं है किताब के पीछे। अभी भी मैं कहता हूँ कि रिवीजन कितना कर रहे हो आप उन चीजों का, है ना। क्योंकि कुछ चीजें जो है इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल ऐसा है कि कुछ चीजें वो आपके करने की है ही नहीं, वो पेपर में जस्ट आपको ब्लफ करने के लिए डाली गई है, आपको प्रेशर क्रिएट करने को डाली गई है। वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। सब स्टूडेंट को मैंने शायद बार बार भी कहा है कि बहुत भागोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात अभी पॉइंट उठाई कि सर हिस्ट्री पे जाएं, है ना, बिकॉज मैं जब नोट्स प्रिपेयर कर रहा था क्लासेस के लिए या वो सब चीजें, तो एक प्रेशर पड़ता है, चलो अपनी तैयारी अलग बात है। तो मेन पॉइंट ये होता है कि भैया अगर क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, आप 5000 साल की हिस्ट्री पढ़ के बैठ गए, तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है तो क्यों पढ़ रहे हो? आप उन पॉइंट्स को देखो जहां से क्वेश्चन बने हैं, जहां से पॉसिबिलिटी थोड़ी लग रही है। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से है, हिस्ट्री में जाकर क्वेश्चन आए हैं, अगर बात करें थॉमस कुक के आसपास से, यहाँ पे थॉमस कुक हमारा 1850 की बात होती है, राइट। उससे पीछे वो कभी भी नहीं गए। एंशिएंट हिस्ट्री में वो रेयरली गए हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता कि भाई कब टायर बना क्या बना, वो नॉर्मल हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जितना मेरा समझ है वो एग्जाम में
क्वेश्चन वहां से बनाते हैं। सेकंडली, उन्होंने हिस्ट्री में क्वेश्चन अगर बनाए हैं तो एयरलाइन में बनाए हैं कि KLM अगर एयरलाइन है कोई हमारे पास, एयर इंडिया से क्वेश्चन जरूर आए हैं। वो हिस्ट्री का, एयरलाइन की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम एक ओवरऑल हिस्ट्री की बात करेंगे जिन्होंने थोड़ा चेंज ला दिया टूरिज्म सेक्टर के अंदर। वो जब हिस्ट्री में गए हैं तो वो उन्होंने जरूर ग्रांड, हमारा जो कौन सा है वो, दैट इज GT रोड है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, उससे क्वेश्चन पूछे, शेरशाह सूरी से पूछे उन्होंने, इवन उन्होंने अशोक से क्वेश्चन पूछे हैं, है ना, अशोक से, क्योंकि वो ग्रैंड ट्रंक रोड के साथ जुड़ा है, रिसेंटली क्वेश्चन था, है ना। हाँ जरूर, वो जो मैं कहता हूँ कि आर्किटेक्चर से क्वेश्चन जब आते हैं तो वो हिस्ट्री को गो थ्रू होते हुए आते हैं, जो बात भी करते हैं कि जब हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है तो मुगल आर्किटेक्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता कभी भी। आई ऑलवेज, वो क्वेश्चन आपको लेफ्ट राइट, जैसे आप एक क्वेश्चन कह रहे थे सर गोलकोंडा फोर्ट, आई रिमेंबर, है ना, आई कैन रिकॉल दैट थिंग कि सर फंडा ये था, क्या था वो स्टोरी, वो भी थोड़ा बता दीजिए अभी, गोलकोंडा वाला जो था कि सर क्वेश्चन आपका गलत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा थोड़ा कंफ्यूजन बोल सकते हैं, मिस्टेक भी बोल सकते हैं, मैंने क्वेश्चन सही से रीड आउट नहीं किया। अभी अपन, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप डेक्कन सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, वहीं अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा प्लेट्यू है वो डेक्कन प्लेट्यू है, पढ़ा भी है हमने वो क्लास में। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो अपना औरंगाबाद या जो एरिया है महाराष्ट्र और जो सौराष्ट्र रीजन है उसको बोला जाता है। वहीं जो डेक्कन सल्तनत है वो थोड़ा कर्नाटक अपर जो रीजन है, वहां तक थी, जो मुस्लिम इस्लामिक एरा रहा है, वहाँ बिलोंग करती है। वहीं पर गोलकोंडा जो है मौजूद है। तो एक बार मेरे साथ एक क्वेश्चन था डेक्कन सल्तनत का कहाँ पर थी, तो उसका आंसर गोलकोंडा था। मैंने वो सल्तनत रीड आउट नहीं किया और वो डेक्कन समझ के मैंने बीवी का मकबरा यानी कि जो औरंगाबाद में मौजूद है, मैंने उसको कर दिया। ये एक बहुत ही माइनर था, और चलो अगर वो ठीक होता तो 194 आपका स्कोर होता, बट चलो बाय गॉड ग्रेस है ना, शायद वो 190 और 190 पे भी आपका कट ऑफ होता है, ये भी हो सकता है क्योंकि आपकी कंपैरिजन में ही था, 192 पे भी वो आपका था, इट्स पॉसिबल राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज बारीक। अब देखो यहाँ पे कभी भी हम शायद हमें पता है इंडिया में बहुत नंबर्स ऑफ फोर्ट जो है वो सैकड़ों है, राइट, हम कह सकते हैं, है ना। तो अब एक हमें पता है इससे हो सकता है ना आए बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिट 3 अगेन, राइट। यूनिट 3 में हमारे पास 50 से ज्यादा टॉपिक होंगे जो नाम से हम बोलते हैं कि भैया देखो फोक डांसेस आर देयर, है ना, ड्रेसेस आर देयर, फूड इज देयर, कुजीन भी कितने टाइप का है। हम अगर उन 50 को याद करने की बात करें ना तो 50 को याद करना मुश्किल हो जाएगा टॉपिक्स में, टिप्स में, राइट। 50 के आगे भी तो जाना है ना। टूरिज्म प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, हम अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं 100+, हम जब दैट इज कॉल्ड व्हाट इज दैट कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं 500+, राइट। तो कितना पड़े, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। वही होता है कि एरिया को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, सब जगह से आ रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं याद हो सकती है 500, बट क्या वो हो सकते हैं जो न्यूज में है, क्या वो हो सकती है जो थोड़ी इंपॉर्टेंस जिनकी लग रही है, जो लग जाता है, पता है लिस्ट हमेशा रेडी रहती है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है, तो क्यों उस टॉपिक पे 5 घंटे लगाने, हमें पता है 500 नहीं रहने वाले यार, एटलीस्ट 10 को देख लो एक बार। पर अगर नेशनल पार्क 100 है, 100 से ज्यादा हमारे देश में है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट उनको रिवीजन तो किया ही जा सकता है। और क्योंकि नेशनल पार्क से टाइगर रिजर्व से इस बार क्वेश्चन था, तो उसमें जरूरी नहीं होता कि आप, हो सकता है आपको टाइगर रिजर्व याद हो तो शायद वही आपके क्वेश्चन को निकाल ले जाए। इस बार था ना एक टाइगर रिजर्व वहां पे, इस बार का एग्जाम था, ऐसा होता है। तो सप्रेस वही एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगेगी आपको। जैसे अब मेरे केस में डिफरेंस क्या आता है, जैसे आप भी पुराने होते जाओगे 1-2 साल में, एग्जाम को अगर फिर से भी देते हो या जो भी चीजें होती है, जैसे मैं जुड़ा हूँ एग्जाम से, तो आपको एनालिसिस तो हो जाता है कि ये देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, राइट। वो हेल्प आपको हुई होगी क्लासेस के अंदर भी, राइट, कि जब मैंने एक्सप्रेस किया कहीं पे, यार मन दिस थिंग यू हैव टू डू इट, कड़वा है बट पीना तो पड़ेगा, राइट, फाइन। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा जो आपके लिए एक हमने क्वेश्चन प्रिपेयर किया था कि जो हमारा स्ट्रक्चर गाइडेंस जो रहा है, जितना मैं कर पाया हूँ अपने एज अ, बिकॉज आई हैव अ टेक्निकल टीम, तो वो सपोर्ट तो रहता है, राइट, बट एज अ टीचर, एज अ मेंटर, है ना, एज वो चीजें क्योंकि मैं ही गाइड करता हूँ चीजों को, उसमें मेरी ही चीजें रहती है, जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश मैंने करी थी दैट टाइम पे, राइट। सो वो कैसा आपको लगा कि स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर मैंने बनाया था लाइव क्लासेस के लिए स्ट्रक्चर, है ना, चाहे वो हमारी उस टाइम पे उतनी अपलोडिंग नहीं हो पाई थी क्लासेस, तब तो एक भी नहीं थी जब आप थे, राइट, एक भी हमारी अपलोड नहीं हो पाई थी, सारा कंटेंट था कि अरे मन धीरे धीरे आएगा। तो जो स्ट्रक्चर जो मैंने फॉलो किया दैट टाइम पे, चाहे वो कैसे भी था, रॉ था, कुछ भी था, वो आपको कैसा लगा स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट? देखिए सर, जैसा मैंने पहले ही बताया, इनिशियल स्टार्टिंग में मैं कहाँ लैग कर रहा था कोई भी चीज स्टडी करने में, कि किस चीज में कितना पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, वो चीज स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा सॉल्व हुई है। अब आप जो मीटिंग्स लेते थे पहले, तो वो 1-to-1 डिस्कशन होता था, सिर्फ ऐसा क्लास में ऐसा नहीं रहता था कि आप उधर से
मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और उधर हम बस से स्टडी करना है और ना आप वो बिल्कुल एक डिस्कशन के मीट की तरह रहता था। उसके बाद जो मैंने पढ़ा हुआ उसके नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल रहते थे। आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, प्लस वन आप उसके मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। तो पहले आपने उसको चीज को डिस्कस किया, वो खाली यूजी नेट में हेल्पफुल नहीं ना, वो आप एक तरह से टूरिज्म का बेस की तरह बन जाता है फिर वो। उसके बाद आप फिर उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, आप उसका नोट्स भी रीड आउट कर रहे हैं, फिर आप मॉक भी दे रहे हैं, तो वो चीज